नमस्ते। हर वीक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने और रतन जी ने सोचा कि क्यों ना पूरे वीक का एक पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल के हम आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपको फोमो वाली फीलिंग भी नहीं आए कि कुछ छूट गया है और रतन जी की एक्सपर्ट जो है कमेंट आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिल जाएँगे। तो रतन जी आज के एपिसोड की शुरुआत करें हम लोग? नमस्ते दीवा जी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो ये चलो वीक करते तो हैं, वैसे हाँ शुरू जी। करें अंताक्षरी लेके हरि का नाम। जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये वीक वैसे बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि 15 अगस्त के कारण सब तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ था। बिल्कुल। घर-घर तिरंगा लहराया, लाल किले पे तिरंगा लहराया और अब की बार तो अगर देखा जाए तो लाल चौक पे भी जनता ने स्वतंत्रता दिवस का ज़बरदस्त उत्सव मनाया। जबरदस्त। पर लाल किले पे इस बार विपक्ष नहीं आया। ये तो बड़ा स्पेशल पंगा है। क्या क्या लगता है आपको? क्यों मतलब ये तो कोई बीजेपी का फंक्शन था नहीं। जैसे बीजेपी की वैक्सीन लेने के लिए मना की थी, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस तो देश का वो है। तो क्या हुआ, आपको एक एक पिक्चर आई थी, दिल जले। तो दिल अच्छा, जले लोग हैं बेचारे, और इनको पता नहीं चलता कि मोदी से दुश्मनी यानी देश से दुश्मनी नहीं होती। 15 अगस्त ये जी, सारे देश का त्योहार है। भाषण जैसा भी हो, लेकिन अगर भाषण प्रधानमंत्री दे रहा है, परंपरा है कि उस पर 15 अगस्त को एकदम पावन दिन मानकर सब लोग इकट्ठे आते हैं। लेकिन इतने जी। दिल जल चुके हैं कि इनका भी वो सुध-बुध नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके कारण अपने मुंह पे खुद तमाचा मार रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो कहीं इनको ऐसा अपना तो नहीं गम, इनको वो अब इनको नवाज़ुद्दीन अपना सिद्दीकी गम। के हाँ, एक हाँ। डायलॉग है ना नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का कि कभी-कभी तो लगता है अपुन ही भगवान है। कहीं ऐसा तो नहीं है आईएनडीए नाम रखा आईएनडीए ये तो वो अपने आप को देश समझने लगे हैं कि अभी हम हाँ, नहीं नहीं, वो बीच जाएँगे में और डॉट्स है ना, वो डॉट्स बड़े सीक्रेटिव है। मुझे कांग्रेस का एक नेता कह रहा था प्राइवेटली कि असल में राहुल जी आदमी अच्छे हैं, लेकिन उनसे ये एक उनसे क्या बोलते हैं, उनसे ये सहन ही नहीं हो पा रहा कि कैसे मोदी जैसा एक आम आदमी 10 साल हुँ, से शासन कर रहा है और हमारी बारी नहीं आई। तो उसी चुभन में वो बड़े परेशान रहते हैं, वरना आदमी बुरे नहीं है। ओके, उनको पहले वो ये डिकोड कर ले कि कैसे एक आदमी 13 बार फेल हो सकता है लॉन्च होने में तो बाकी सारी चीज़ें फिर ही समझ आ जाएँगी। वो तो बट अभी विपक्ष जो राजा होते हैं, कभी इनको लगता ही नहीं ना कि हमने कपड़े नहीं पहने। दिक्कत तो यही है। जी, ये जी। बोले कौन, किसी की हिम्मत है नहीं बोलने की। हुआ क्या है ना, पहली बार नहीं हो रहा ना। आप देखिए, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और बाद हुँ, में खुद ही चले जाते हैं। यानी अपनी जी, मोशन की खुद को परवाह नहीं है। बाहर हाँ, जाते हैं, बोलते हैं देश में डेमोक्रेसी नहीं। यहाँ जब जीतते हैं तो डेमोक्रेसी होती है, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब होता है। तो ये हाँ तो जी। मतलब बिल्कुल ही मानसिक तकलीफ से ग्रस्त है लोग, और यही इनके अगेंस्ट जाएगा। नहीं बट स्तर गिरता ही जा रहा है। अभी रणदीप सुरजेवाला ने जो रिसेंट एक कमेंट दिया कि भाजपा के जो वोटर्स हैं वो राक्षस हैं। अभी तक तो वो बीजेपी, मोदी, आईटी सेल तक ही थे। अभी तक तो वो वोटर्स तक भी आ गए हैं। तो ये बिल्कुल। मतलब ये वो चल क्या रहा है उनके दिमाग में? ऐसे धीरज, नहीं, मैंने कहा सब्र ना, तो बहुत बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अभी रणदीप सिंह को अपनी चिंता हो कि जहाँ से खड़े होते थे वहां से हार चुके हैं इलेक्शन, तो अब नई हुँ, नई जगह ढूंढ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से बोल के नई जगह मिलेगी, या जो जगह बची खुची है वो भी खत्म हो जाएगा हरियाणा में, सोचना चाहिए ना। वोटर जैसा भी है, पहले आपने कहा वोटर बेवकूफ है, उसको मोदी जी बार बार बेवकूफ बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो राक्षस है। तो हुँ, भैया, ये इस प्रकार की सोच तो उनकी दिवालियापन है ना। उन्होंने जी, राक्षस का आगे, वो हमारी महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने कहा कि अरे हिंदू क्यों, पहले कहो ना बंदर थे। जी। तो तो भाई बंदर ये थे, तो ये तो मान ही नहीं सकते कि मुसलमान तो कहता है कि आदम के से हम सारे पैदा हुए, और हुँ, इवोल्यूशन की थ्योरी मानते नहीं। कोई अब्राहमिक नहीं मानता, क्रिश्चियन भी नहीं मानते, इस्लाम भी हुँ, नहीं मानता। अगर आप ये मानते ही नहीं है अब्राहमिक थ्योरी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आदमी पहले बंदर था? फिर तो आपने इस्लाम को ठुकरा दिया। तो कुछ भी जी, बोलते हैं, बैलेंस माइंड चला गया है। और हुँ, बात तो ये हो रहा है कि हम भारत पहले से भारतीय थे, भारतीय हैं हम, पहले हिंदू थे, आज हमारा पंथ बदल गया है। तो वही लोग, ये बात अलग है हुँ, कि आज जो गुलाम नबी आजाद कहते हैं, सारे के सारे लोग चुप थे जब हुँ, 1990 1986 से, कहना चाहिए 1986 87 से लेकर हिंदुओं को जिस हुँ, तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, तब तो उनको ध्यान नहीं आया कि हम हिंदू थे। फारूक जी, अब्दुल्ला भी बड़ा एक दिन भजन वजन गा रहे थे, तो वो भी हुँ, भूल गए हुँ, थे कि उस समय भजन कहाँ गए थे, जब लंदन में घूम फिर रहे थे और हमारे भाई यहाँ से, भाई बहने यहाँ पर कुचले जा रहे थे। तो अजीब सा हुँ, कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है, एक जी, बहुत बड़ा हाँ। बदलाव है।
जो इनकी समझ से बाहर है। आज जो भारत का नागरिक है वो क्या है, कितना बदल चुका है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक 1960-70 के फॉर्मूले में बैठे हुए हैं। जी, जी, वो यहाँ पे भी एक वो फ़िल्मी बात है ना कि अम्मार, अकबर, एंथनी बाप तो तीनों का रामलाल ही है। अब ये चीज़ यही बात रियलाइज़ होने लगी हाँ, तो ये बात बोले और बाद में माने तब तो बड़ी बात है। एक बार कह दिया रैली में तो नहीं चलता ना, मन में जानी चाहिए बात, तो सारी समस्याओं का हल वही हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी देश से मतलब राष्ट्र से महाराष्ट्र में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ तो पूरा एकदम एकता कपूर के सीरियल वाली सी कहानी चल रही है मतलब जैसे उसमें कुछ-कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती है, कुछ नया आते रहता है। वो चाचा-भतीजा का क्या गेम चल रहा है? क्या ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं रतन जी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं होता जैसे कबड्डी में होता है ना, कि सामने वाली टीम का एक बंदा आता है और सारे लोगों को छू के चले जाता है, सब आउट हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अजीत पवार वही वाला प्लेयर है, जो शरद पवार ने भेजा हुआ है? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि अजीत पवार की जो एम्बिशन है बहुत पहले से सबको पता है। और हुँ, शरद पवार की एक मनी इच्छा है, वो धृतराष्ट्र वाली कहानी है फिर से कि मेरी बेटी बने, जैसे हुँ, बाल ठाकरे के समय शिवसेना में हुआ था, जैसे यूपी के अंदर चाचा भतीजे में झगड़े हो गए थे, बाप जी, बेटे में झगड़े हो गए थे, ये सारा जो प्रकार चलता है वही प्रकार है। और शरद पवार अपनी रेलेवेंस खो रहे हैं तो कैसे रेलेवेंस बना के रखें। अब तक वो अपने तरीके से नाटक खेलते थे, आज नाटक कोई और खेल रहा है। ये बड़ी जी, एक बात है कि देवेंद्र फडणवीस और उनके साथियों ने मिलकर जो एक हुँ, नाटक अपने हाथ में लिया, एक बार हुँ, फेल हुआ जब तो शरद पवार ने गेम की, उस समय जब पहली बार इनकी शपथ ली हुई, तो शरद पवार की गेम थी। इससे मुझे नहीं लगता शरद पवार की गेम है। और ओके, जब तक वो नहीं मानता कि भई मैं इसको प्रमुख बना दूँगा, तब तक कुछ होगा नहीं। और प्रमुख बनाएँगे तो एनसीपी उनके हाथ में रहेगी नहीं। तो डायलेमा है। शरद पवार को लग पता है कि ऑपोज़िशन भी उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा अगर वो इस तरह से अपनी पार्टी को नहीं सँभाल पाए, तो कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं सफल होंगे। 2024 तक तो मुझे लगता है यही चलेगा। तो बट उसके ये बाद जो का हम कह नहीं बीच-बीच में सकते। तो कभी-कभी चाचा जी से मिलने जा रहे हैं, कभी तो हर बार यही बोलते हैं ना कि भई हम तो रिश्तेदार हैं, हम तो आपस में मिल ही सकते हैं, लेकिन हर बिल्कुल, 15 दिन में बिल्कुल। ऐसा कुछ होता ही है कि अभी मिलने जा रहे हैं, फिर बिल्कुल, मीडिया उठाता है, बट हो कुछ बिल्कुल। नहीं रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये आने वाला इलेक्शन में ये अलायंस में इलेक्शन होने वाला है, एनसीपी मुझे अ, 2024 तो लगता है इसी तरह चलेगा, 2024 मुझे लग रहा है। हुँ, उसके बाद हुँ, जब असेंबली इलेक्शन आएगी, सही तो टेस्ट उस समय होगा। ओके। जब उसके बाद असेंबली आएगा उस समय कह नहीं सकते आज की तारीख में। हुँ, हुँ। तो और विपक्ष से थोड़ा आईटी सेल की तरफ भी चल लिया जाए क्योंकि वो भी अभी बड़ा न्यूज़ में एटलीस्ट आई थिंक 2 दिन तक अमित मालविया ट्रेंड कर रहे थे अपने एक कमेंट को लेके जो उन्होंने सचिन पायलट जी के पिताजी राजेश पायलट के लिए किया था। उस पर्टिकुलर मतलब वो मुद्दे को उठाने का पर्पज़ मतलब समझ में नहीं आया कि कारण क्या था और क्या वो सही था? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मोदी जी ने जो विषय उठाया था एज़ अ पॉलिसी मैटर उन्होंने उठाया था कि कांग्रेस सरकार के समय अपने ही लोगों के देशवासियों के प्रति क्या रुख था कि लगा कि भाई इनको भी कुछ चलना है, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी भी फोर्स यूज़ की और कई बार की है। 1946 में मैं पहले भी कोट कर चुका कि नेहरू जी ने बिहार के अंदर इंटरिम पीएम थे उस समय, जब डायरेक्ट एक्शन बंगाल में बहुत फैल गया, उसका रिएक्शन हुआ, तो बिहार में भी रिएक्शन हुआ। जब बिहार में रिएक्शन हुआ और पता चला कि हिंदुओं का पलड़ा भारी है, तो नेहरू जी ने कहा मैं एयरफोर्स से बम गिरा दूंगा, ये दंगे रोको। यानी उस समय भी उनका ऐसा कड़क रुख था। फिर आप देख लीजिए ये मणिपुर में ये अपना नागा में नागालैंड मिजोरम में ये यही काम हुआ कि बम गिरा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी हुआ, हुँ, इमरजेंसी भी हुई। और हुँ, लेटेस्ट जाए तो बाबा रामदेव के ऊपर भी इन्होंने आधी रात को उठ के लाठियां बरसाई, एक महिला मर भी गई। तो एक जो जिसको कह सकते हैं ओवर एग्रेशन है, किसी जिसको कह सकते हैं कि क्रूड यूज ऑफ फोर्स, ये हुँ, कांग्रेस करती रही है। उसका एक नमूना ऐसा मोदी जी ने उस समय बताया कि भाई ये ऐसा हुआ था, लेकिन ये पॉलिसी मैटर था, ये किसी के ऊपर इंडिविजुअल अटैक मैं नहीं मानता हूँ। अगर हुँ, ऐसा था तो उसको इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेशनल इशू है। उसको उस हुँ, पेटी लेवल पे जाना मुझे तो ठीक नहीं लगा। और अगर हुँ, इसके लिए ओरिजिनल डेटा द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने प्रोवाइड किया, जो कि उन्होंने कोट किया लोगों ने, तो शेखर गुप्ता की भी गलती है और वो झूठी है। मतलब जो भी हुँ, कांग्रेस वाले सबूत दे रहे हैं, सचिन पायलट दे रहे हैं, वो शायद सही होगी। हुँ, सही ना भी होती तो भी मानता हूँ कि ये जो पायलट गए और हुँ, कलमाडी गए, अगर इन्होंने बॉम्बिंग की तो एज अ एयरफोर्स पायलट्स की थी, यस, उन्होंने कांग्रेस के नाते नहीं की थी।
तो कोई भी आर्मी का फोर्स का आदमी जब फोर्स में होता है तो जो उसको आज्ञा मिलती है वो आज्ञा का पालन करता है, करनी ही चाहिए। तो उसके अंदर बाद में चाहे रिग्रेट हो, जैसे आर्मी के अंदर बाद में एक बलवा भी हो गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, कोई ऑफिसर बाद में खालिस्तानियों का बन गया था। तो ऐसा कोई इक्का दुक्का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन कानून अगर डिसिप्लिन है तो फौजी तो वही करेगा जो उसको कहा जाएगा। ऑर्डर किया और जाएगा। बिल्कुल, तो इसके लिए उस विषय को इस लेवल पे लेके जाना मैं तो उचित नहीं मानता हूँ। बाकी पॉलिटिक्स आजकल ऐसी विचित्र चल रही है कि ऐसा कोई कुछ ना कुछ किया जाता है। तो लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मर्यादा देश हित की बात और उसको पार्टी से जोड़ने में, जो कि मोदी जी ने नहीं किया था। मोदी जी ने बताया कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय ऐसा हुआ और इंदिरा जी प्रमुख थे उस समय, तो ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। लेकिन उस घटना को आगे जाके उसको पर्सनल लाइफ से जोड़ना, खासकर एक फौजी की, ये तो उचित नहीं है। जी, जी। एक और मुद्दा था जो बहुत उछला पिछले वीक में, वो था विवेक देबरॉय जो हैं, जो पीएमओ के सलाहकार हैं, उन्होंने एक एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने संविधान को बदलने की बात की, और एकदम से इतना जबरदस्त रिटेलिएशन सोशल मीडिया पे आया, क्योंकि संविधान हमारा 1950 का है, और अगर अगर हम पास देखें तो क्या था, हम जस्ट स्वतंत्रता मिली थी तो बहुत सारा इम्पैक्ट हम पे जो है ब्रिटिश शासन कर रहा था, और उस वक्त का संविधान लिखा भी गया वो बहुत सारे देशों के संविधान से इंस्पायर्ड था। तो अगर हेल्दी वे में देखा जाए तो ये बात करना भी क्या इतना बड़ा अपराध है कि जिसके लिए अरेस्ट विवेक देबरॉय और ये सब के हैशटैग चलाया गया और जबरदस्त बैकलैश हुआ उस देखिए, आर्टिकल के। अभी मैं तुरंत मुझे ये याद नहीं आएगा, लेकिन वास्तव में सच तो ये है कि इनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव ने ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था 1900 मेरे ख्याल 46 के आसपास, या उसके पहले बनाया था, जब कहा गया कि आज़ादी होगी, अपना होना चाहिए। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने विश्व भर के कई कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने कई बातें उठाई हैं। ये बी.एन. राव ने कहा, उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को आगे चलकर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में जिसके चेयरमैन अम्बेडकर जी थे, उन्होंने मिलकर वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और यहाँ तक अगर आप लोकसभा की डिबेट सुनेंगे, जिसको इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया, जो अपनी जे साहिब दीपक की बुक है, उसके अंदर मैंने पढ़ा है कि उस डिबेट के अंदर भी कांग्रेसी सदस्यों ने भी कहा कि हमने पूरी बाहर की कॉपी की है, भारत की इसमें जड़ें कहाँ हैं, कहाँ हमने भारत की ऊपर बात ली है। और एक एक तो जो भाषण था जो मैंने सुना, शायद कमलापति त्रिपाठी का, तो सुन लो अगर, तो लगा कोई आरएसएस का आदमी भाषण दे रहा है, ऐसा बौद्धिक जिसको कहते हैं, इस प्रकार का उसका एकदम प्रकट है। मैं भी पहले पता में निकाल के रखता है, मैं पढ़ के भी सुनाता, कोई भी पढ़ सकता उसके साई दीपक की पुस्तक के अंदर। तो ऐसा है, उस समय एक खुली बहस चल रही थी। उस खुली बहस में लोगों ने अपने अपने मत व्यक्त किए। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे लोग, उसके अंदर ऐसे ही मुस्लिम लीग के लोग आए थे जो जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, लेकिन उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे और सरदार पटेल ने उनकी चुटकी भी ली थी। तो एक उस समय खुला वातावरण था, खुल के चर्चा हो रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने कहा, कई जगह से कॉपी, उसमें एक भी रेफरेंस भारत के किसी भी संविधान का नहीं है, जबकि भारत के अंदर लिच्छवीस गणराज्य था, भारत के अंदर वेदों के अंदर बखान है समिति का, सभा का। और ग्राम पंचायत तो हमारी मतलब सदियों पुरानी है, पंचायत सिस्टम तो हमारा बहुत पुराना है। जब गांधी जी ने नेहरू को लिखा कि भैया तूने मेरी किताब पढ़ी थी हिंदू स्वराज, तो उसके अंदर पंचायत का उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई पंचायत के बारे में जानकारी दिख नहीं रही। तो नेहरू जी का कमेंट था कि मैंने 20 साल पहले पढ़ी थी बापू, तब भी मुझे समझ नहीं आई थी, अब भी मुझे लगता है कि अभी हो नहीं सकता, समय बड़ा कम है। तो ये उनके उत्तराधिकारी थे। तो जब इस तरह की, जहाँ गांधी जी इसके ऊपर लिख सकते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैं चाहता था क्यों नहीं आया, और ऐसे कांग्रेसी थे जो जिनका भाषण ऐसा था मानो कोई हिंदुत्ववादी बोल रहा हो, मतलब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत का भी कुछ कोई रेफरेंस पॉइंट हो सकता था, नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन सबने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन इतना एरर फ्री होता और इतना सही होता, तो उसके अंदर आज 100 से ऊपर अमेंडमेंट नहीं होती ना। जी, इतनी जी, बड़ी बड़ी अमेंडमेंट हुई है जिसको बाद में जाके इन्होंने क्या मूलभूत स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। मूलभूत स्ट्रक्चर तो प्रियम्बल से शुरू होता है, प्रियम्बल के अंदर दो शब्द डाले गए, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म, जो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, मूलभूत नहीं था। जी, तो ऐसे बहुत सारे बदल हुए हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बदलाव हो ही नहीं सकता। ये कोई बाइबल या कुरान तो है नहीं कि इसकी तरह कुछ बदल कर नहीं सकते। लोगों ने बनाया, लोगों ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 100 बार बदलाव किए। अब अगर कोई चर्चा कर रहा है तो चर्चा करने में तो हर्जा नहीं है।
ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्पिरिट मार के कोई अलग अलग ही कुछ आ जाएगा। लेकिन भारत के अंदर यहाँ का जो धर्म है, धर्म की व्याख्या यानी एक जस्ट सोसाइटी, ड्यूटीज की बात करते हैं। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स तो बहुत है, ड्यूटी की बात कब हुई? 1976 के अंदर जब अमेंडमेंट हुआ तो इंदिरा जी ने पहली बार ड्यूटी की बात की, जो केवल एक कैसे थे ना कि ट्रिब्यूट था, भाई ड्यूटी की बात होनी चाहिए, उसका आगे कहीं यूज कुछ नहीं हुआ। स्कूल की किताबों में एक एक पेज आ गया स्कूल की किताबों में, जो उनकी शपथ आई कि मेरा कर्तव्य वगैरह। लेकिन वास्तविक जीवन के अंदर हमारा राष्ट्र के प्रति कोई कर्तव्य है, हमारा धर्म है राष्ट्र के प्रति, इसका उल्लेख नहीं है। हमारे भारत की धार्मिक मान्यता के अनुसार आपका धर्म, आपका जो ड्यूटी है, उसके बाद में आपको राइट्स मिलते हैं। चाहे वो मेरा धर्म है पति हो, एक मेरा धर्म है पिता हो, पुत्र का अपने पिता के प्रति हो, माँ के प्रति हो, समाज के प्रति हो। एक समाज ऋण की कल्पना हमारी है। अगर हम अपने धर्म को, ड्यूटी को मानते हैं, तो उसके बाद राइट्स अपने आप अपने होते हैं, जो कि उसको टेम्पर करते हैं हमारे ड्यूटी को। वो इसमें कंसेप्ट हमारे यहाँ था नहीं। अभी वो कंसेप्ट अगर आया है, वो ऐसी चीजों को हम क्यों नहीं इसको ऐसी चीजों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ढांचा बदलने की बात, कॉन्स्टिट्यूशन निकालने की तो बात नहीं है। लेकिन क्या हम 75 साल के बाद में, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे उस समय भी बड़ी अच्छी बहस हुई थी, केवल उसको निकाल के आ जाएगा, बहस करेगा ना तो लोग एकदम खड़े हो जाएंगे कि आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। केवल साई दीपक की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलिए, जो इंडिया दैट इज भारत, यहीं पड़ी है मेरे पास। हाँ जी, इंडिया दैट इज भारत, इसके अंदर है उल्लेख उसका। और अगर वो बहस में पढ़ ले तो हमारे पास आएगा, हमें पता चलेगा कि उस समय बहुत बातें अधूरी रह गई थी। तो इसके कारण केवल चर्चा करने में कुछ होता नहीं है। एक समाज है, इवॉल्विंग समाज है, सारी दुनिया का इवॉल्विंग समाज है। इंग्लैंड में तो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, इंग्लैंड भी चल रहा है बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए उसके ऊपर इतना विरोध, पहले ही ये तबके गर्म हो जाना गलत है। चर्चा है, लेकिन जब कभी बदल करने की बात आएगी तो ये तो बहुत बड़ी बात है, आसानी से थोड़ी होगा, हम भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता की छाप उसमें नहीं है। पेंटिंग नंदलाल बोस जी ने बना दी उसके अंदर सुंदर भारतीय जीवन की, भारत से परंपराओं की, लेकिन उसमें अगर कभी रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो हमारी अपनी जो सभ्यता है, हमारी जो अपनी कल्चर है, उसकी अगर कहीं रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए, उससे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बुराई तो आ नहीं सकती, अच्छाई आएगी। अगर हम ये बताते हैं कि हमारी कर्तव्य भी है, हमारे केवल राइट्स नहीं है, कर्तव्य भी है। जिन जिन देशों ने केवल राइट्स की बात की, वो सारे देश इस समय बड़ी चिंतित है। चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, इसमें बड़ी कठिन परिस्थिति है कि एवरीबडी इज डिमांडिंग। और कभी एक बार कैनेडी क्या गया, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू, टेल व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री, बोल के बेचारा चला गया। उसके बाद तो कुछ रहा नहीं ना। तो मुझे लगता है कि हम ओवर रिएक्ट बहुत करने लग गए हैं, टॉक्सिसिटी आ गई है कि कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात, उसको हम शांति से चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। दो पोल बना दिए गए हैं, आप बीच में रह के बात नहीं कर सकते। आज अगर मैंने अमित मालवीय की बात किया तो कल को मेरे पीछे से बीजेपी वाले पड़ जाएंगे कि तुम कौन होते हो, तुम ये, तुम तो पलट गए हो। पलटने की बात नहीं है। हमको जहाँ मोदी जी सही लगते हैं हम झट के बोलते हैं मोदी जी सही है, जहाँ भाजपा सही है सही है। लेकिन अगर पब्लिक डिस्कोर्स एक डिसेंसी के लेवल पे लाना है, हमारा भी कुछ उसके अंदर रोल है। लोग राक्षस बोलते रहे, राक्षस को राक्षस की भाषा में जवाब देंगे। परसों मैंने डिबेट में कहा है व्यक्ति को, हंसते हुए कांग्रेस को, कि भाई आप इतने भड़क क्यों रहे, हम तो ही राक्षस, तो हम तो ऐसी बात करेंगे। तो हर चीज का उत्तर देने का तरीका होता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल कोशिश है साथ में हमें, जो भी पब्लिक में है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे टीवी मीडिया है, कोशिश करके दोबारा एक डिबेट्स के अंदर, डिस्कशन के अंदर कुछ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ सेंस ऑफ सोबरिटी, कुछ सेंस ऑफ डिसेंसी लानी चाहिए। उसमें जो ऐसे ऐसे नहीं बोल पाते उनको डिबेट से बाहर करना चाहिए। अपने आप डिबेट का स्तर सुधरेगा। फिर बाहर जो मर्जी जो ऐसा बोलता है उसको टी वाले क्यों बार बार दिखाते हैं? मैं कई बार प्रश्न करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति घिनौनी भाषा का उपयोग करता है, टीआरपी के लिए उसको उछालते हो। उनका तो राधे एजेंडा सिंह ही की इसको हाँ, एजेंडा ही टीआरपी, जो जितना चिल्लाएगा वो ज्यादा रिक्वायर्ड होता है उनके प्लेटफॉर्म। चिल्लाना अपनी जगह, लेकिन गाली गलौज या किसी ने ऐसा बात की तो उसको उछाल उछाल के हम तो बेकार किया, एक संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे जो करते हैं उनको मुझे तो लगता है अवॉइड करना चाहिए। टीवी डिबेट में ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए और कहना चाहिए ये शर्तों पे आप डिबेट में आएंगे कि आप इस तरह की अब्यूजिव भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीसरी बार छोड़ देगा। मैंने एक पैनलिस्ट था, बहुत गंदी भाषा में बात करता था, बहुत उससे मैंने झाड़ा उसको कई बार। आखिर मैंने कहा ये जब आएगा तो मैं डिबेट में नहीं आऊंगा। और मैं मुझे एक दो साल में बहुत डिबेट छोड़नी पड़ी, मैंने छोड़ी। अब वो बंदा गायब हो गया, उसको कोई नहीं लेता। तो अगर मैं अकेला इस बात के लिए जम के खड़ा हो सकता हूँ, बाकी क्यों नहीं हो सकते? हाँ, और न्यूज मीडिया को, न्यूज प्लेटफॉर्म्स को भी खुद ये देखना चाहिए कि बिल्कुल कोई बिल्कुल। लेवल से नीचे जा रहा है तो उसको ना बुलाएं।
मैंने एक क्योंकि टीवी बहुत चैनल को सारे। कहा कि आप इसको हाँ, बुला रहे हो, इतना वो गंद डालता है, इतना वो चिल्लाता है और नेगेटिविटी लाता है। बोलते हैं क्या करें जी, लेकिन वो टीआरपी चलती है ना, ऐसा कोई लाना पड़ता है। ऐसा मुझे एक बहुत बड़ी इनका एंकर, बहुत बड़े एंकर ने कहा। तो अभी क्या कर सकते बट हैं, उसका ये कर सकते, पर्सनल लेवल पे विरोध कर सकते हैं। नहीं, बट लेकिन मुझे रतन जी लगता है आपको देखना पड़ेगा ना कि न्यूज चैनल तो घरों में चलते हैं। मतलब फिल्मों को तो आप ए रेटिंग दे के बच्चों को हटा सकते हो, लेकिन न्यूज चैनल तो घर में चलता है। अज्यूमिंग कि वहां पे तो बिल्कुल जानकारी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर वहां पर भी इस तरीके का लेवल डाउन हो रहा है तो चिंता वाली बात है। नहीं, अगर कांग्रेस को लगता है कि उसके पास कहने का बहुत कुछ है बीजेपी विरुद्ध, तो शांति से डिबेट करेगी तो लोग सुनेंगे। चिल्लाएंगे तो हम्म कौन सुनेगा? जब आते हैं, एक महीना नया स्पोक्स पर्सन आता है, बड़ा पॉलिश तरीके से बात करता है, एक महीना हम्म सडनली वो आग उगलने लग जाता है। मानो हम्म, उसका फ्रस्ट्रेशन हो गया, कब तक मैं इसको बचाऊंगा, कांग्रेस के लिए कब तक लड़ूंगा। तो एकदम हाँ, आग बबूला होकर आग फेंकने लग जाता है। वो एक दो महीने बड़ा अच्छा रहता है सोबर रहता है, बड़ी अच्छी तरह पॉलिश तरीके से बात करता है, मुझे लगता है अच्छा स्पोक्स पर्सन आ गया कांग्रेस का। और एक दो महीने सारा उसका जो पॉलिश निकल जाता है, सारा उनकी झुर्रियां सारी बाहर आ जाती हैं, जो उनका गुस्सा कि मैं किसको डिफेंड कर रहा हूँ बाहर आता है। तो ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। बीजेपी के कुछ स्पोक्स पर्सन होते हैं, कई बार बहुत बात करते हैं एरोगेंटली या गुस्से से, वो भी होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर रूलिंग, यू आर डोमिनेटिंग, so it's यस, also duty of all the parties to हम्म bring to table some decency, और people can listen to debates की डिबेट में क्या हो रहा है, कुछ इसमें तथ्य निकाल सकें। उसमें हम्म जैसे मैं पहले एक इंग्लिश हिंदी चैनल में डिबेट होती थी, उसके अंदर डिबेट हम्म, शुरू होने के समय लोगों का वोट जो होता था, ओपिनियन, और हाँ, डिबेट खत्म होने के बाद तो पता ओ, चलता है कि 5-10% वोट घूमे। एक डिबेट हम्म, में तो पूरी वो डिबेट का वो पार्ट में पूरा घूम ही गया सपोर्ट बेस। हम जो बोल रहे उसको लोग मानने लग गए। खुद जो डिबेट कर रहा था सामने वाला पैनलिस्ट बोला आप कुछ हद तक सही बोल रहे हो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन दैट वी नीड। ये इस तरह की गाली गलौज चिल्लाना भी, एक कोई कांग्रेस का स्पोक्समैन था, वो टीवी स्टूडियो में ग्लास उसने तोड़ दिया, टेबल के ऊपर पटक दिया था, बहुत वो दो तीन तो साल पहले की बात है। हाँ हमारे, नहीं मुझे बट लगता है कि टीवी चैनल और जो अच्छे स्पोक्स पर्सन, उनका एक काम है, पार्टियों का हाँ काम है, और टीवी जो स्टूडियो का काम है, ऐसे लोगों को हम नहीं रखेंगे। ये कभी आया कोई हाँ एंकर बोलता मैं निकाल दूंगा तुमको, सीधा मैं गेट आउट कर दिया उसने दो लोगों को, मेरे सामने की बात है। एक टीवी चैनल, उसने कहा तुम निकलो यहाँ से, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। दैट इज द वे टू कंट्रोल। सबको लगता है चिल्लाएंगे, घटिया बात करेंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे। ज्यादा एक लोग ऐसा देंगे। स्पोक्स पर्सन आता है एक मुस्लिम पार्टी का, जो हमेशा माइक वो टीवी कैमरा के अंदर देख के लोगों को एड्रेस करता है, वो हमको एड्रेस नहीं करता। कई बार पैनल में हमने देखा था कि वो टीवी को देख के अपने कंस्टिट्यूंसी जो उसकी है, कोई भिंडी हाँ बाजार की हैदराबाद की, उसको एड्रेस करता है, उसको पड़ी नहीं कि यहाँ हाँ कौन बात कर रहा है। तो पता चलता है कि कौन क्या गेम खेल रहा है। जी, बट वो हेल्दी डिस्कशन वाला तो अभी इरा बिल्कुल रहा नहीं, नहीं बिल्कुल है। पॉलिटिक्स में भी यही हो गया है कि अपोज करने के लिए भले ही आप मन में एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ जैसे ये चीज बदलनी चाहिए। अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि 1950 से सब चीजें बदल गई, हमारा खाने बोलने उठने बैठने का तरीका सब कुछ बदल चुका है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन वही रखना चाहते हैं अभी भी। तो ये नहीं, लॉजिकल मैं चीजें नहीं कहता भी। रखना चाहे, रखना चाहना नहीं चाहना सेकंड की बात है, हम्म, लेकिन बात करने के भी और बात कोई भी उबल करना जाए। क्योंकि हम तो फिर अब्राहमिक हो गए ना। हम कहते एक शब्द नहीं बदल सकते, हमने जो बना दिया 700 साल पहले। वो थिंकिंग भारत की नहीं है। भारत चाहिए। हमेशा इवॉल्व होता रहा है, उसकी हर चीजें इवॉल्व होती रही हैं। चर्चा करने में कभी किसी ने आज तक किसी को गला नहीं काटा भारत के अंदर। हम्म, वरना यहाँ तो चर्चा के ऊपर ना तो पंथ लोगों को बदलते, ना नए नए पंथ खड़े होते। तो कितने तो पंथ को सुधारने वाले रिफॉर्मिस्ट के गले कट गए होते अब तक। इतने जी साधु संत जिन्होंने नए नए पंथ खड़े किए, भक्ति मूवमेंट चलाई, वो कोई ना बचता अगर हम उसी विचार से उस समय से चल रहे होते। हमारे अपना जी एक परंपराएं है, उसके ऊपर चलना चाहिए हमें। जी जी। तो अब जब हम बात कंटेंट की कर ही रहे हैं तो चलते चलते ओएमजी और गदर दोनों ने मतलब काफी अपने अपने लेवल पे दोनों ने काफी गदर मचाई हुई है। ओएमजी ने बिल्कुल इस बिल्कुल तरीके का सब्जेक्ट है वो, और गदर ने लिटरली बॉक्स ऑफिस पे हरियाली ला दी है वापस। बिल्कुल। बट जो ओएमजी 2 को लेके हम ही लोग आपस में बट गए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं, हमको जो अच्छी बातें हैं हिंदुत्व की बाहर लानी चाहिए। एक कह रहा है कि भाई भगवान शिव को ही क्यों लाना है आपको इस कॉन्सेप्ट में। तो इस पे क्या आप बताओगे देखिए, हमारे। पहली बात तो जहाँ गदर का सवाल है, बताता है कि अगर पिक्चर अच्छी बनी होगी तो आज लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, एक भारत के प्रति एक प्रेम बहुत ज्यादा है। इसके कारण गदर जैसी पिक्चरें चलती है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, एक 67 साल के बुजुर्ग हीरो सनी देओल की जो उम्र है 67 या 68 साल है, वो हीरो खड़ा होता है और आज भी वो हाथ में कुछ ना कुछ लेके फेंकता है, पता नहीं प्लेन फेंकता क्या फेंकता, मुझे पता नहीं।
लेकिन उस व्यक्ति की पिक्चर आज भी चलती है, मतलब केवल उसके पीछे जो कंटेंट था उसके लिए देशभक्ति की बात थी, इसके कारण लोग देख रहे थे। जहाँ तक ओएमजी का बात है, अ, जैसे आपने भी कहा था कि उसमें शिव जी का उपयोग है, शिव जी को बाद में दूत कह दिया उसको, शिव जी का, वो लाके समझाना जरूरी था, या उसका प्रस्तुतिकरण ऐसा होता कि उसके अंदर जो भी रेफरेंसेस प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओरिजिनली डाले थे, जिसके अंदर मैंने सुना उपनिषदों से और पुराणों से और वैसे कई लगा उन्होंने उल्लेख किया है जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया था, या तो रेफरेंस के साथ आने देते हैं एज इट इज। और शायद कई बार क्या होता है कि छेड़खानी करने से पिक्चर की जो एसेंस है, उसका जो जिस तरह से वो कहना चाहता है डायरेक्टर, वो कह नहीं पाता, क्योंकि जो क्रुशियल सीन उड़ा दिए जाते हैं, किसी भी पिक्चर का हो सकता है। अभी प्रोड्यूसर के मन में ये बात आती है कि शायद ना करते मेरी पिक्चर ज्यादा अर्थ वाली थी, और लोग ये ना समझते कि मैंने शिव जी का उपयोग केवल सेक्स एजुकेशन के लिए किया। लेकिन कई जगह से बड़े अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। मतलब मैं ऐसे व्यक्ति को जानता फिल्म इंडस्ट्री का जो बहुत ही पारंपरिक है, जो गीता के अंदर बात करता है, वो सारी बातें करता है, उसने कहा मुझे पिक्चर कुछ खराब ही नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो मैं ही मानता हूँ कि अगर आपने सही ढंग से रेफरेंस नहीं दिया तो भगवानों का उपयोग इस तरह से किए बिना पिक्चर बन सकती है। दूसरा मुझे लगता है कि हम भी ऐसे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि हिंदू समाज जागृत हुआ है, हिंदू समाज को लगता है बहुत मजाक सह लिया हमने। मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में अगर पीके आती तो फेल होती। जी, जैसे पीके आई बिल्कुल। थी जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजाक, भद्दा मजाक किया गया था, वो पिक्चर तब भी चली। लेकिन आज हिंदुओं को लगता है कि हमारी जो आस्थाओं का बहुत जरूरत से ज्यादा एक विरोध हो रहा है, जरूरत से ज्यादा मजाक हो रहा है, अभी हम सहन नहीं करेंगे। उस सेंसिटिव दौर से हिंदू गुजर रहा है, इसलिए जरा भी कुछ ऐसा उल्लेख आता है तो उसको लगता है मेरे साथ क्या हो गया। तो एक जो बैलेंस था कि चलता था, कभी हम भी घरों के अंदर, मुझे याद है, भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बाद में उसको चर्चा करते हैं, उसमें हम भी कुछ ऐसी बातें करते हैं। ये एक्सेप्टेड नॉर्म था, आज नहीं रहा। मुझे लगता है आने वाले 5-6 साल में जैसे जैसे हिंदू समाज और स्टेबलाइज होगा, उसको अपना जो अपने धर्म के प्रति आस्था है, जो विश्वास है और एक गर्व है, वो भावना जैसे जो उसकी मजबूत होगी और उसकी आस्था की स्थापना होगी वापिस समाज के अंदर, तो वापिस हम उस स्तर पे आएंगे कि जो हमारे हिंदू समाज की एक सोच है कि कभी क्रिटिसिज्म हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात भी करो, क्रिटिसिज्म के ऊपर भी व्याख्या करो, बात करो, अगर उसको ढंग से पेश किया गया है। लेकिन हमने आज तक हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को हमेशा हीन भाव जगाने के हिसाब से पिक्चरों में दिखाया। इसके कारण आज जरा भी ऐसी बातचीत होती है तो हम एकदम भड़क जाते हैं। वो एक स्वाभाविक रिएक्शन है ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन लास्ट 70 ईयर्स इन हिंदी सिनेमा। कभी भी हिंदी सिनेमा का जो बदमाश आदमी होगा, टीकेधारी होगा, चोटी वाला यस, होगा, बाबा जी, होगा, और वो या फ्रॉड। फिर वो हीरोइन को मंदिर में लाके रेप करेगा, वो ऐसे हुँ, ललचाई आंखों से हीरोइन को देखेगा, जो मौला मौला करेगा, बहुत होता इज्जत करेगा, वो अपनी हुँ, जान दे देगा, और किसी को जी, बचाने के लिए फादर होगा, बड़े प्यार से पालेगा, उसको बोलेगा तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। ये एक जो हाँ, क्रिएट किया गया है कि हर रेपिस्ट, हर एकदम जो आंखें बाहर को गिरने को आती हैं ऐसे पंडित, और इस तरह की हुँ, धोती खुलने वाली बातें, सारा जो चल रहा था, वो चाहे हुँ, रोहित शेट्टी हो चाहे कोई और हो, हर तरह के डायरेक्टर ने इसका दुरुपयोग किया है। उसके कारण आज मन में बहुत रोष है। तो जो भी हुँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिक्चर बनाता है वो रोष को ध्यान में रख के बनाएगा, तो धीरे धीरे जो सेंस ऑफ हर्ट है वो मुझे लगता है कम होगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास है। हमने हुँ, हजारों साल से इतने इतने हमने अत्याचार से हैं, फिर भी हम जिंदा रहे। ठीक है हमारी संख्या कम हुई, ठीक है कम हमारी हुई। सभ्यता है, बहुत चोट लगी, लेकिन एक मन में एक आत्मविश्वास है कि हमारा दर्शन दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। वो फिर हुँ, आत्मविश्वास जागेगा। इस समय जो 70-75 साल जो फिल्मों के अंदर हुआ है, हिंदू समाज के साथ हिंदू की प्रेजेंटेशन हुई है, वो तो दूर होनी पड़ेगी, क्योंकि हुँ, हिंदू हमेशा शक की निगाह से देखेगा। तो OMG 2 मुझे लगता है कि शक की निगाह से देखने के कारण ज्यादा हुँ, नेगेटिव रिएक्शन हुआ है। बशर्ते आज से 5 साल और होती शायद हम OMG 1 के समय 2 आती तो भी हमें चल हुँ, जाती। हुँ, उस समय हम जी, डरे हुए थे कुछ कहेंगे तो लोग हमें कम्युनल कहेंगे। आज वो हुँ, डर नहीं हिंदू समाज को, उसको पता हुँ, कम्युनल का तो भी मैं मुकाबला करूंगा। लेकिन वो हुँ, सेंसिटाइजेशन बहुत हो गया है। इसके हुँ, कारण फिल्म इंडस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे विषय प्रस्तुत करते हैं, और हमें भी जी, धीरे धीरे पता चलेगा कि हम ऐसी बातों से ऊपर हैं, हम ऐसी बातों से चर्चा कर सकते हैं, और ढंग से चर्चा होगी तो लोग हुँ, आसानी से सुनेंगे। अब अगर आपने उपनिषद गंगा देखी हो, हुँ, चिन्मय मिशन ने जिसको प्रोड्यूस किया था, जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बनाया था, उसके जी, अंदर उन्होंने उपनिषदों को आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में कितनी अच्छी तरह प्रस्तुति की है। हुँ, हुँ, अगर उसको पिक्चर में बनाए तो अच्छी लगती है। ऐसे हुँ, जब सेंसिटिवली पोर्ट्रे करेंगे तो लोग देखेंगे। और हिंदू समाज के पास देने को इतना कुछ है, हमारे धर्म संस्कृति में इतना कुछ है,
अगर प्रस्तुतिकरण करना चाहें, हमारे पास ना तो नाट्य की कमी है, ना हमारे पास ड्रामा की कमी है, और ना हमारे साथ गुड टेस्ट का प्रॉब्लम है। हमें तो आदत पड़ गई है, सब गंदा इतना खिलाते हैं, कितना घटिया खाना बॉलीवुड परोसता है, उस वो कहता है हमारा टेस्ट खराब है। हमारा टेस्ट खराब नहीं है, तुमने हमें अच्छा कुछ देखा ही नहीं। वरना कश्मीर स्टोरी, केरला स्टोरी, गदर, और ऐसे जो भी अच्छे टेस्ट की पिक्चर, ऋषिकेश मुखर्जी की देख लीजिए, जो भी ऐसे पिक्चर बनाते थे चलती थी ना। तो इसलिए ये दोनों तरफ देखना पड़ेगा। मुझे लगता है पहले फिल्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि भाई हम कब तक इस तरह के बासी और घटिया स्तर की चीजें देंगे। तो लोगों का टेस्ट सुधरा, इसलिए आप देखिए छोटे बजट की पिक्चर इतनी चलती हैं, एक्टर नए होते हैं, स्टोरी अच्छी होती है, लोग देखते हैं। ये जब समझ में आ जाएगा तब लोग दोबारा अपनी जगह पाएंगे। क्यों नहीं कोई तेलुगु पिक्चर पे ऑब्जेक्शन लेता? नहीं, वो मुझे ये क्योंकि लगता इज्जत है के बनाने वो वालों इज्जत से का पेश आते हैं। हाँ, और दूसरा जो बनाने वाली टीम है ना, उनका अपना अपने धर्म के प्रति क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए साउथ जब दिखाता है तो वो कल्चर इतना अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि लोग उसमें, और यही कारण है कि इस वक्त साउथ वाली फिल्में ज्यादा पॉपुलर हो रही है रादर देन हिंदी फिल्म। अब बनाता कौन है पिक्चर? आप देखिए, कुछ साल पहले की बात है, एक डायरेक्ट प्रोड्यूसर, मेरा ख्याल है विवेक अग्निहोत्री थे, उन्होंने ये बात की थी, किसी और ने भी ऐसी बात कही थी, शायद विवेक अग्निहोत्री ने बताई थी, कि वो गए कि प्रेमचंद्र की कथा के ऊपर सीरीज बनानी है। तो कोई बड़ा टीवी प्लेटफॉर्म था, उसने कहा कि भाई प्रेमचंद का प्रोफाइल दो। हाँ, जब तो ऐसे अंग्रेजी ज़्यादा लोग हिंदी प्रॉब्लम सीरियल यही है। चलाने के गेटकीपर होंगे, हाँ, यानी हाँ, गेटकीपर कौन है? जिसको हिंदी आती नहीं, आती हिंदी नहीं। की सेंसिटिविटी है नहीं, तो जी, कहीं रविंद्र टैगोर पे भी सीरीज चली है ना। लेकिन अगर वहां बैठा हुआ जो गेटकीपर है, उसको यही नहीं समझ ही पता नहीं। प्रेमचंद कौन है, तो फिर घटिया ही सीरीज बनेगी ना। जी, जी, जी। बट ये इस वक्त के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की यही रियलिटी है, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए कि वो भारत की संस्कृति से पूरा ही कटे हुए हैं। एक मेट्रो लिखने में वो, वाले नहीं कटे हुए, नहीं हाँ, दीपा जी, लिखने वाले नहीं कटे हुए, ये वो कटे हुए हैं लिखा जो ही उनको पास करते हैं। बट सर हाँ, डिसीजन मेकर्स तो वही है ना, जो जो बिल्कुल, जो समस्या वही वहीं पर है। गेटकीपर, वो गेटकीपर्स हैं, वो आगे एक नहीं और जाने लेखक बता रहे थे, अपने पोएट कौन है, कुमार, तो कुमार विश्वास। हाँ, वो पिछले 2-3 हफ्ते पहले के उनकी एक भाषण चल रहा था, एक सभा में मैं गया था। बोले किसी ने एक फ़िल्म का किसी ने आत्मकथा दी है, एक बड़े ईमानदार इंस्पेक्टर की, कहा इसके ऊपर सीरीज़ बनानी है, हमको इसके अंदर आप लिख के दो। उसने कहा मैं तो काम करता नहीं, कुमार विश्वास ने कहा। नहीं, बोले फिर भी तो आप करो, करो, करो। बोले मैंने बड़ी मेहनत से एक एपिसोड बनाया, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो 1 महीने बाद वापस आया, बोला जी एपिसोड वो आपका वो एपिसोड तो पास हो गया, अब ये सीरियल बनेगी। उनकी एक रिक्वेस्ट है, मेरा ख्याल है नेटफ्लिक्स की बात ओपनली उन्होंने कही थी। उन्होंने हाँ, कहा देखिए इसके अंदर एक रेप का सीन डालिए, इसके अंदर गाली गलौज का सीन डालिए, इसके अंदर ऐसे, उन्होंने 4 ऐसी बड़ी बातें बताई। उन्होंने कहा हाँ, एक आध चीज तो जो थी वो चलो उसको और मैं वायलेंस डीप कर सकता डालिए, था, लेकिन ये मैं नहीं ब्लड। कर सकता था। तो मैं ये नहीं कर सकता था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मेरी जो मेहनत गई पानी में गई, लेकिन मैं नहीं करूंगा। ऐसे कहने वाले जब लेखक हुए तब स्तर सुधरेगा, जैसे कुमार विश्वास ने किया। या जब ऐसे लोग बैठे जो बोलते हैं बाकी ठीक है, आप कोई भी ओटीटी सीरियल उठा लीजिए, उसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे वो। जी, बिल्कुल। अभी वो मेड इन हेवन है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, वो कोई तो भी न्यू व्यक्ति नहीं है जिसकी, वो तो न्यू न्यू नॉर्मल का एक नया ही ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, उसपे यार भी। टेस्ट तो आप खराब कर रहे हैं ना, टेस्ट तो हाँ, आप लोग वो खराब कर रहे हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मैं 4 बटन दबाता हूँ गलती से, कभी देख लेता हूँ तो पता चलता है इसमें ये है, दूसरे में बड़ी मुश्किल से एक साफ सुथरी मिलती है और वो चलती भी है। लेकिन एक माइंडसेट बन गया है, और ये अमेरिका में डिसीजन होता है, ऐसा ही पता चला। जी, अमेरिका में अगर भारतीय ओटीटी सीरियल्स का डिसीजन होगा तो फिर ऐसी सीरियल ही बनेगी ना। यही बनेगा। ये समस्या है। तो वही है, तो अच्छा इंटरेक्शन, इसी के साथ हम ये वीक का इंटरेक्शन खत्म करते हैं। बाकी तो हमारे दर्शक हमको बता सकते हैं किसी स्पेसिफिक विषय पे, अगर रतन जी से हम कोई और इन्फॉर्मेशन आप हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं तो हमको जरूर भेजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, अगले वीक फिर हम जुड़ेंगे बिल्कुल। और फिर बात करेंगे इन विषयों। नमस्ते। नमस्कार।